नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद। देखिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का डोज 45 है और देखिए इस समय थोड़ा लाइन की थोड़ा सा समस्या चल रहा है पूरा यूपी के मतलब कई ज़िलों में, क्योंकि जो विद्युत विभाग जो निजीकरण के विरोध में पूरा समस्या खड़ा कर दिया है और आज उनका हड़ताल है, तो कल से ही लाइन की समस्या चल रही है, इसीलिए क्लास लाइव में चल पा रहा है। तो इसीलिए हम आप लोग को प्रयास करते हैं ना कि क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास करें, ताकि आप लोग को किसी भी दिन आप लोग को क्लास एब्सेंट ना हो। और देखिए आज की सीरीज ये मतलब 45 है और आज की सीरीज में भी देखिए साइंस की ज़बरदस्त आप लोग को क्वेश्चन लिए हैं और देखिए ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए भी हैं। और देखिए हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन कराएंगे, प्रयास करेंगे कि देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ये हो कि आप लोग का देखिए फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी, अब बायोलॉजी भी और साथ में आपका आईटी सेक्टर का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कराते हैं, ताकि यदि एग्ज़ाम में कोई भी आपको पेपर देना हो या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइंस है, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। सही है। और देखिए पूरा विस्तार से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं आज के सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका कोटेशन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है आज की सीरीज का। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है। देखिए कोटेशन से आप लोग को तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इससे आप लोग एक्टिव रहने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यदि बात करते हैं देखिए कोटेशन की, तो देखिए कोटेशन क्या है कि इंसान कांटों का सफ़र, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही क्या है, इंसान है। सही है। देखिए कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या दिया है कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है। सही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताएंगे कि देखिए जो हमारी ज़िंदगी होती है वो कांटों का सफ़र होता है और हौसला क्या होता है, तो इसकी पहचान होती है। और सुनिए, रास्ते पर तो सभी चलते हैं। सही है ना, यदि ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके और उन रास्तों पर चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो रास्ता खुद बनाता है वही क्या होता है, तो सच्चा इंसान होता है। देखिए याद रखिएगा, जीवन में हमेशा अपने लिए एक स्वयं रास्ता बनाना चाहिए। हमेशा प्रयास करें कि अपने जीवन का एक स्वयं का रास्ता बनाए, उसी रास्ते पर चलते अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो वो क्या होता है, तो सच्चा इंसान या इंसान उसी को कहा जाता है। सही है ना। कि मानव जाति आप लोग जानते भी होंगे, मानव जाति सबसे उच्च प्राणी इसको कहा जाता है, मानव जाति को। सही है। अब देखिए अब आती है आज की सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट है। एक एक क्वेश्चन को पूरा विस्तार से समझते हुए चलेंगे और आप लोगों को देखिए बताएंगे भी। देखिए पूरा विस्तार से, देखिए ध्यान से सुनिए। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो क्या बताएंगे। देखिए विश्व का सबसे लंबा पौधा, तो क्या बताएंगे आपका यूकेलिप्टस। देखिए क्या बताएंगे, यूकेलिप्टस। देखिए ऑप्शन के हिसाब से पूछा है तो क्या बताएंगे, हम यूकेलिप्टस को बताएंगे। लेकिन यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछता कि सर विश्व में सबसे लंबा पौधा होता कौन सा है, तो क्या बताएंगे, रेडवुड। क्या बताएंगे, तो रेडवुड पौधा होता है जो विश्व का सबसे लंबा पौधा इसको कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन की हिसाब से पूछेगा तो क्या बताएंगे, यूकेलिप्टस। क्या बताएंगे, तो यूकेलिप्टस। अब सुनिए, देखिए जो पौधा होता है ना, ये यूकेलिप्टस सबसे लंबा होता है, लेकिन यह वातावरण के लिए एक हानिकारक पौधा होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह क्या होता है, तो वातावरण के लिए एक हानिकारक पौधा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इससे क्या करता है, तो यूकेलिप्टस ये क्या करता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको वातावरण के लिए सबसे हानिकारक पौधा कहा जाता है। देखिए यदि पौधों की बात करें तो याद रखिएगा, सामान्यतः सभी पौधे क्या होते हैं, तो हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन एकमात्र अपवाद में क्या आता है, आपका यूकेलिप्टस आता है पौधा, जो क्या होता है, तो हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अब आते हैं आपका, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है साइंस के लिए, खूब पूछता है। कीटभक्षी पौधे का नाम बताइए, शिकारी पौधे का नाम बताइए, या फिर कौन से पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं, तो क्या बताएंगे। देखिए नेफेंथिस होता है, घटपिड़िया भी होता है, यूट्रिकुलेरिया भी होता है, और एक आपका आता है ड्रोसेरा। तो क्या होते हैं, ये तीनों का तीनों क्या होते हैं, तो शिकारी पौधे होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, तो कीटों को खाते हैं। और सुनिए कौन नहीं खाता, तो क्या बताएंगे, कसकूटा। क्या बताएंगे, तो कसक्यूटा। सही है, तो आपका उत्तर क्या सही होगा, क्या बोला, कौन सा नहीं है ना, तो क्या बताएंगे, कसकूटा पौधा, जो क्या होता है, यह कीटभक्षी पौधा नहीं है। अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा, नेफेंथिस पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसको शिकारी पौधा भी बोलते हैं। यदि इसका आकार पूछेगा तो क्या बताएंगे, घड़े की आकार का होता है। याद रखिएगा, क्या बताएंगे, तो जो घड़ा देखें ना, पानी पीने वाला जो होता है घड़ा,
उसी की आकार का इसकी आकृति होती है। और देखिए इसकी आकृति जो ऐसे बनी होती है, इस पर एक क्या होता है तो ढक्कन लगा होता है। ढक्कन जैसे क्या करता है, ये शिकार को अपने अंदर लेता है, फिर क्या करता है ढक्कन को बंद कर देता है। सही है, नेफेंथिस पौधा होता है। देखिए यह भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे मेघालय, आसाम, इन सब राज्यों में ये इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। देखिए यूट्रोक्लेरिया भी होता है और ड्रोसा, ये भी क्या होते हैं तो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। लेकिन कस्क्यूटा क्या होता है तो यह कीट भक्षी पौधा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर कस्क्यूटा कहते किसको है, तो क्या बताएंगे अमरबेल। क्या बताएंगे तो आप लोग याद रखिएगा, अमरबेल जो पौधा होता है ना, आप लोग देखे भी होंगे अमरबेल, इसी को क्या बोलते हैं तो आपका कस्क्यूटा पौधा होता है। सही है ना, इसी का नाम होता है अमरबेल का ही। ये क्या होता है तो ये कीट भक्षी पौधा नहीं होता है। सही है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। तो देखिए हाँ, पादपों द्वारा, जैसे हमारे आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा कितनी होती है तो क्या बताएंगे 1 से 3%। क्या बताएंगे 1 से 3% के बराबर होती है। तो क्या बताएंगे ऑप्शन में, तो क्या बताएंगे आपका 1%। क्या बताएंगे तो आपका 1%। देखिए यह एक मानक होता है, क्या बताएंगे 1 से लेकर 3% तक होता है। लेकिन यदि पूछेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो क्या बताएंगे आपका 1% होता है। सही है ना, क्या बताएंगे तो 1%। आप सुनिए, यदि आहार श्रृंखला में बात करें तो पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा, तो देखिए क्या बताएंगे तो 1%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बता दीजिए कि इस वातावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको माना जाता है, तो क्या बताएंगे सूर्य को। क्या बताएंगे तो सूर्य को। याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको मानते हैं तो क्या बताएंगे सूर्य को कहा जाता है। सही है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। सही है। और देखिए बिना सूर्य की उपस्थिति के कोई भी पादप अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। सही है ना, तो ये आप लोग ये सभी लोग इसको याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अब बात क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं। देखिए ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं तो क्या बताएंगे। देखिए क्या बोला, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए तीनों का तीनों ना ये ग्लूकोज के होते हैं। तो क्या बताएंगे तीनों ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। सही, आप लोग इसको याद रखिए। क्या बताएंगे तो ये तीनों ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है। क्या पूछता है कि ये बताइए सर कि ये तीनों का तीनों होते क्या है, तो क्या बताएंगे देखिए ये बहुलक होते हैं जो देखिए ग्लूकोज के क्या होते हैं बहुलक। जैसे ग्लूकोज में क्या होता है तो कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें C6H12O6 क्या होता है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है। और देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना वही सूत्र फ्रक्टोज का भी होता है। याद रखिएगा दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है तो देखिए ग्लूकोज यह क्या करता है ऊर्जा के रूप में, पेड़ पौधों को ऊर्जा के रूप में कार्य करता है ग्लूकोज, मानव के लिए भी ऊर्जा के रूप में काम करता है। लेकिन जो होता है ना फ्रक्टोज, देखिए फ्रक्टोज से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। सही है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर सबसे देखिए मीठा कौन होता है तो क्या बताएंगे फ्रक्टोज। ग्लूकोज से भी क्या होता है मीठा क्या होता है तो क्या बताएंगे फ्रक्टोज। सही है ना, सब शर्करा होते हैं। सही, आप लोग इसको याद रखिएगा सभी लोग। देखिए जानते हैं आप लोग लैक्टोज भी क्या होता है माल्टोज, ऐसे भी क्या होता है तो शर्करा होता है। और देखिए लैक्टोज किस में पाया जाता है तो क्या बताएंगे आपका दही होता है ना, दही या दूध में पूछेगा कि क्या पाया जाता तो क्या बताएंगे आपका लैक्टोज शर्करा होता है, ये जो दही या दूध में पाया जाता है। देखिए आप बात एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सुनिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए सर जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है तो क्या बताएंगे मृदुकरण। क्या बताएंगे तो उसको हाँ मृदुकरण कहा जाता है। अब सुनिए आपसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है कि यह बता दीजिए सर कि जो जल की कठोरता होती है किसके कारण होती है तो क्या बताएंगे याद रखिएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या बताएंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कारण। सही है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होता है। सही है, दोनों का आप लोग याद रखिएगा बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है तो जल में कठोरता होती है। सुनिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अब सुनिए इसके अलावा भी क्या होता है तो इसमें फास्फोरस की अशुद्धियाँ होती हैं, कई सारे होते हैं सल्फाइड होते हैं, इसमें कई सारे अशुद्धियाँ होती हैं जिनको दूर करने के लिए क्या करते हैं तो मृदुकरण करते हैं। क्या करते हैं तो हम मृदुकरण। देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए जो सामान्यतः साबुन होते हैं वो कठोर जल में क्या करते हैं झाग नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी की कठोरता को जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं तो हम मृदुकरण किया जाता है। इससे क्या होते हैं तो इनके जो होते हैं अशुद्धियाँ इनको अलग किया जाता है। सही है ना।
देखिए क्वेश्चन ये भी खूब पूछता है कि जल में कठोरता किसके कारण आता है, तो क्या बताएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। सही सबका। देखिए आगे आते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। देखिए जो हमारा आता ना डिटर्जेंट, देखिए यदि बर्तनों और कपड़ों की बात करेंगे, दोनों को साफ करने के लिए जो प्रयोग करते हैं डिटर्जेंट, उसमें क्या मिला होता है, तो क्या बताएंगे आपका सल्फोनेट। क्या बताएंगे, तो आपका सल्फोनेट। सही है ना। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यह बताइए सर कि सल्फोनेट क्यों मिलाते हैं, तो क्या बताएंगे। देखिए अभी आपको बताएं कि देखिए बर्तन और कपड़ों की बात करेंगे, तो देखिए जो सामान्य साबुन होते हैं वो देखिए वो तो क्या करते हैं, तो कठोर जल में कभी झाग नहीं छोड़ते हैं। सही, क्या बताएंगे, तो देखिए कठोर जल में होते हैं तो जो साबुन होते हैं तो झाग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यदि दोनों जल में कठोर जल हो या फिर देखिए कठोर जल हो या फिर मृदु जल हो, दोनों में झाग छोड़ने के लिए, झाग उत्पन्न करने के लिए तो क्या मिलाते हैं, तो क्या बताएंगे उसमें सल्फोनेट को मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखिए जो बर्तन साफ करना साबुन होता है या फिर कपड़ा साफ करना साबुन होता है, वो सभी प्रकार के जलों में झाग उत्पन्न करे, इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो सल्फोनेट को मिलाया जाता है। सही है ना। ये सभी प्रकार के जल में झाग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। सही, आप लोग इसको याद रखिएगा। सही है। अब देखिए एक आता है आपका बाइकार्बोनेट, तो देखिए यदि पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि देगा नाम लो तो आप लोग याद रखिएगा वो खाने वाला सोडा का नाम होता है, रासायनिक नाम। सही है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि बाई हटा देगा, बस बोलेगा कि सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, धावन सोडा होता है। सही है ना। आप लोग इसे क्या बोलते हैं, तो धावन सोडा, जो दोनों सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछेगा तो क्या बताएंगे, खाने वाला सोडा का नाम होता है। सही है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा सभी लोग। देखिए आप आते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, जल के उपचार के लिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए जल की उपचार के लिए जो प्रक्रिया होती है ओजोन की, देखिए इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, देखिए विसंक्रमण। क्या बताएंगे, तो विसंक्रमण मतलब देखिए जल के उपचार में ना जो ओजोन क्रिया होती है, मतलब इसमें करते क्या है कि इसमें जल की अशुद्धियों को अलग करके किया था। क्या बोलते हैं इसको, जल की अशुद्धियों को अलग करके किया था। सही है ना। देखिए ओजोन, आप लोग एम समझ गए कि नहीं O3 की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जल के उपचार में क्या करना है, तो मतलब ओजोन की मतलब क्रिया का नाम है ओजोन की। इसके तो हतत करते क्या है कि जल के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कैडमियम होता है, पारा होता है, उसको अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसंक्रमण कहा जाता है। सही, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया आयनीकरण, मतलब आप लोग जानते भी होंगे किसी भी पदार्थ की उसको दो आयनों में तोड़ना, उसे क्या बोलते हैं, आयनीकरण। और देखिए अवसादन और अवक्षेपण क्या होता है, तो देखिए अवसादन किसको बोलते हैं, तो किसी को छानना उसको बोलते हैं, छानने की विधि को बोला जाता है अवसादन। सही है। देखिए आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वह चुनिए जो क्या होता है मिश्रण नहीं है। तो देखिए क्या बोला है कि जो मिश्रण नहीं है, देखिए तो क्या बताएंगे इनमें से, देखिए वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसूत जल। क्या बताना है कि इसमें से कौन मिश्रण नहीं है, तो सुनिए। देखिए मिश्रण की बात किया है तो देखिए वायु आपका क्या होता है, तो मिश्रण है। सही है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कई सारे गैसों का इसमें मिला हुआ होता है। जैसे आपका नाइट्रोजन होता है 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21% होता है, और साथ देखिए आर्गन होता है 0.93% होता है। तो बहुत सारे गैसें हवा में क्या होती है, मिली होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, तो हवा क्या होता है, तो आपका एक देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए हवा क्या है, तो क्या बताएंगे आपका एक मिश्रण होता है हवा। अब देखिए क्या बताएंगे गैसोलीन, तो देखिए गैसोलीन भी क्या होगा, तो आपका ये भी क्या होता है, मिश्रण होता है। ये भी क्या बताएंगे, तो ये भी क्या है, तो मिश्रण होता है। सही है। आप पूछेगा कि ये किसका होता है मिश्रण, तो क्या बताएंगे, देखिए अब आप लोग देखे ना पेट्रोलियम होता है, जो होता है ना पेट्रोलियम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या होती हैं, तो मिश्रण होता है। और देखिए एलपीजी क्या होता है, तो ये भी क्या बताएंगे, तो ये भी क्या होता है, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है एलपीजी, तो क्या बताएंगे आपका ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का प्रोपेन और इथेन होता है। याद रखिएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन होता है। सही है, जिसको तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, तो एलपीजी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर कौन सा नहीं है, तो क्या बताएंगे आपका आसूत जल। क्या बताएंगे, तो याद रखिएगा क्या आपका आसूत जल। सही, इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। ये आपका क्या होता है, तो यौगिक नहीं होता है। सही है ना। आप सुनिए एक बात बोलो और याद रखिएगा कि देखिए आसूत जल को बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, तो क्या बताएंगे, डिस्टिल वाटर। क्या बोलते हैं, तो इसको
डिस्टिल वाटर बोलते हैं। देखिए यह सबसे शुद्ध जल तो होता है लेकिन पीने योग्य जल ये नहीं होता है। सही है ना? क्यों? क्योंकि इसको क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि क्या बताएंगे, देखिए जल में जो आवश्यक होता है ना खनिज लवण, यह क्या होता है, यह इसमें नहीं होता, इसलिए यह पीने योग्य पानी नहीं होता है। क्योंकि देखिए जब भी जल को ना भाप बना के और उसको फिर जल में संग्रहित करते हैं तो उसी को बोलते हैं आशुद्ध जल। और जब जल को भाप बना के उसको द्रव में संग्रहित करते हैं तो उसमें जो आवश्यक होता है शरीर के लिए हमारे पोषक तत्व, वो क्या होता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए जल क्या होता है तो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह शुद्ध जल होता है लेकिन पीने योग्य नहीं होता है। सही है ना? अब देखिए अब आते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, 10 मोल जल का द्रव्यमान है। देखिए कैसे निकालते, देखिए ध्यान से सुनिए कैसे निकालते हैं इसका। देखिए भार, तो देखिए द्रव्यमान की बात किया, तो देखिए द्रव्यमान की बात किया तो देखिए जल का पूछा है, तो देखिए जल का पहले लिखेंगे अणु भार, क्या होता है H2O। सही है, क्या होता है तो H2O। देखिए H2O का निकालेंगे अणु भार, तो देखिए क्या होगा, तो देखिए H2O का होगा। देखिए H का क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 होता है तो इसका होता है दोगुना 16 होता है। सही है ना? देखिए लगभग दोगुना क्या होता है आपका भार होता है, क्रमांक के दोगुना क्या होता है लगभग भार होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा प्लस ये 8 8 गुण 2 ये 16 हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे होगा, H2O का आपका भार कितना का, द्रव्यमान की बात करते हैं तो 2 गुणित 1 हो जाएगा, ये प्लस 16 हो जाएगा। तो क्या बताएंगे आपका टोटल 18 हो गया। तो देखिए 18 हो गया। अब 1 मोल का भार आ गया आपका कितना बताएंगे तो 18। तो क्या बोला है 10 मोल ना, तो 10 मोल का क्या करेंगे तो 10 गुणित 18 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा 180 ग्राम, क्या आ जाएगा 180 ग्राम आपका द्रव्यमान आ जाएगा। सही है? तो क्या बताएंगे उत्तर आपका, तो देखिए तो क्या बताएंगे उत्तर आपका ऑप्शन इसका बी क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। सही है? तो क्या बताएंगे उत्तर आपका इसका बी सही हो जाएगा। सही है? अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये मोल क्या होता है सर, तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मोल। तो याद रखिए, देखिए मोल कहते किसको हैं, तो देखिए मोल होता क्या है तो सुनिए, हाँ देखिए होता क्या है मोल, तो पदार्थ की मात्रा का होता है। सही है ना? पदार्थ की मात्रा, सही है ना? पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं तो याद रखिएगा मोल में। सही है ना? ये हमारे हाँ जो 7 मूल मात्रक है ना उसमें शामिल होता है मोल। सही है? आप लोग इसको याद रखिएगा मोल को, ये जो हमारा 7 मूल मात्रक होते हैं उसमें शामिल होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मात्रा, तो क्या बताएंगे मोल। सही है? आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अब बात है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्वार्ट्ज, क्या बोला है कि देखिए क्वार्ट्ज एक रूप है। तो क्या बताएंगे, देखिए क्वार्ट्ज किसका एक रूप होता है, देखिए बोला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो देखिए तो क्या बताएंगे, देखिए क्वार्ट्ज के बारे में पूछा है, क्वार्ट्ज किसका होता है रूप, तो क्या बताएंगे, देखिए एल्युमिनियम सिलिकेट का दिया है, सोडियम सिलिकेट का दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का दिया है। तो देखिए क्या बताएंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, क्या बताएंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। सही है ना? आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए क्वार्ट्ज इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो आप लोग देखे भी होंगे हमारे घड़ी में करते, जो होता है ना घड़ी उसमें क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। और सुनिए देखिए जो होता है ना सिलिकॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, एक अर्धचालक, क्या होता है अर्धचालक होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। सुनिए आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सर देखिए जो होता है ना हमारा चिप होती है आईसी चिप होता है, आईसी चिप किसका बना होता है तो क्या बताएंगे सिलिकॉन का। आप लोग याद रखिएगा यह एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के अर्धचालक होते हैं। देखिए सिलिकॉन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सही है ना? सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है तो क्वार्ट्ज होता है, और सिलिकॉन यदि सिंपल पूछेगा तो क्या बताएंगे इसका प्रयोग तो चिप को बनाने में, आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सही है? आप लोग इसको याद रखिएगा सब लोग। सही है ना? हाँ देखिए आप लोग बताए भी रहेंगे। देखिए सोडियम की बात करेंगे तो देखिए सोडियम बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में रखते हैं, और सोडियम क्या होता है कि ज्वलनशील होता है पदार्थ। और देखिए सोडियम को देखिए इसको हम पनीर के टुकड़ों के रूप में इसको काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों को हम लोग पनीर के रूप में, टुकड़े के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं पनीर की तरह। सही है? देखिए आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, हाँ निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। देखिए क्या बोला है कि रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो क्या देखिए हेलीकॉप्टर है, विमान है, जेट विमान है और रॉकेट है। देखिए तो क्या बताएंगे कि देखिए रैखिक बल संरक्षण के नियम पर यदि पूछेगा, या फिर क्या बोलेगा संवेग संरक्षण पर, क्या बोलेगा संवेग संरक्षण, तो दोनों को सेम बताएंगे। क्या बताएंगे तो दोनों का दोनों आपका सेम होता है। सही है ना? देखिए संवेग संरक्षण की बात करेगा या फिर रैखिक बल के संरक्षण की बात करेगा तो दोनों का दोनों सेम होता है। सही है? क्या बताएंगे तो दोनों सेम है। सही है ना? दोनों क्या
क्या समझेंगे कि दोनों क्या होता है तो सेम होता है, सही है। देखिए जैसे यदि बात करें तो देखिए हाँ दोनों सेम होता है। तो आप देखिए इस पर कौन कौन से काम करते हो, तो क्या देखिए आपका हेलीकॉप्टर भी होता है, विमान भी होता है, रॉकेट होता है, जेट। और देखिए रॉकेट के बारे में खूब पूछता है कि रॉकेट किसके संरक्षण पर काम करता है, तो क्या बताएंगे समवेग संरक्षण पर। तो देखिए ये 4 होते हैं, तो क्या बताएंगे इसमें देखिए इसके ऑप्शन के आधार पर इसका ना इसमें ऑप्शन एक ई होना चाहिए था, जहाँ पर सभी देना चाहिए था सभी। तो देखिए ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सभी के सभी आपके बल के संरक्षण पर या संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करते हैं, सही है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा सब लोग, सही है। देखिए आगे आते हैं आपका देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे तो देखिए आप लोग ये जानते भी होगा, देखिए ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं, जो क्या होते हैं तो जो होता है ना प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं आंकड़ों को रीड करने का काम करता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। देखिए जैसे वो आपको होता है ना OMR, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है तो स्कैन करके क्या करता है प्रकाश से उसको रीड करने का काम करता है। तो देखिए पूछा है ऑप्टिकल डिस्क, तो क्या बताएंगे वर्म डिस्क, क्या बताएंगे तो वर्म डिस्क, ये क्या बताएंगे तो ऑप्टिकल में क्या बताएंगे तो वर्म डिस्क होता है। देखिए होता क्या है वर्म WORM, क्या बताएंगे तो WORM होता है, सही है। अब देखिए यदि पूछता है इसका फुल फॉर्म तो क्या बताएंगे, देखिए राइट वंस रीड हाँ मेनी, तो क्या बताएंगे देखिए W का मतलब राइट, O का मतलब वंस, रीड का मतलब और R का मतलब रीड, M का मतलब मेनी। एक बार लिखिएगा करिए बार बार पढ़िए, ये इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, वर्म डिस्क होता है, सही है ना। और आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा कि ये क्या होता है तो एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, सही है। देखिए अब बात ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट पूछता है, क्या पूछा है कि देखिए GIS किसका लघु रूप है। देखिए GIS क्या होता है तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होंगे सभी में, तो क्या बताएंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्या बताएंगे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही है ना। देखिए इसके तहत करते क्या है, इसके तहत देखिए किसी भी क्षेत्र का ना स्थिति पता करते हैं, क्या बताएंगे तो देखिए किसी भी भौगोलिक खंड की स्थिति को पता करने वाला क्या होता है या उसके बारे में जानकारी या सूचना प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं GIS कहा जाता है, सही है। आप लोग इसको याद रखेगा। और देखिए मैक्सिमम बच्चे समझते हैं कि इसका क्या होता है ग्लोबल, लेकिन एकदम गलत होता है, क्या बताएंगे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, सही सबका। सब लोग इसको ध्यान में एकदम सेट रखिएगा सभी लोग। देखिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट है। देखिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट पूछता है कि देखिए सौर प्रणाली मतलब देखिए एक सूर्य होता है और इसके क्या करते हैं तो जो ग्रह होते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, सही है ना, उसे क्या बोलते हैं सौर प्रणाली। तो इसकी खोज कौन किया था तो क्या बताएंगे केपलर ने, क्या बताएंगे तो आप लोग सब लोग याद रखिएगा तो क्या बताएंगे तो केपलर ने किया था, सही है ना। देखिए सौर प्रणाली की खोज कौन किया तो क्या बताएंगे केपलर ने किया था। अब सुनिए एक बात आप लोग और समझिएगा कि देखिए सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये तो बताया था आपका केपलर ने, लेकिन देखिए उस पर सिद्धांत दिया था केपलर ने, लेकिन बताया कौन था तो याद रखिएगा तो देखिए क्या बताएंगे तो कापरनिकस, क्या बताएंगे तो कापरनिकस ने बताया था। क्या बताएंगे कि देखिए जो कापरनिकस था वो क्या बताया था कि देखिए पृथ्वी क्या होती है तो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, सही है ना, क्या बताएंगे तो चक्कर लगाती रहती है, कापरनिकस ने सबसे पहले बताया था। अब सुनिए यदि गैलीलियो की बात करें तो क्या बताएंगे, देखिए गैलीलियो ने क्या बोला था कि पृथ्वी के पास एक अपना बल होता है, सही है ना, याद रखिएगा क्या बताया था तो गैलीलियो ने तो बल को सबसे पहले बताया था। इसीलिए जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना, न्यूटन का प्रथम नियम उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई पिंड विराम में है तो विराम में रहेगी या गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं गैलीलियो का नियम कहा जाता है, सही है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा गैलीलियो को भी और कापरनिकस हो, सही है। और देखिए यहाँ सौर प्रणाली की खोज की बात किया तो क्या बताएंगे आपका केपलर, सही है ना, क्या बताएंगे तो आपका केपलर सही होगा, सही है। देखिए आगे आते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है। तो सुनिए यदि G का बात पूछा है तो देखिए हर जगह आप लोग नाम सुने होंगे 2G 3G 4G 5G, ये अलग अलग G होता है। तो देखिए G का मतलब क्या होता है तो जनरेशन, क्या बताएंगे तो जनरेशन, या आप बोलेगा हिंदी में तो क्या बताएंगे पीढ़ी, क्या बताएंगे तो पीढ़ी, सही है। आप लोग जनरेशन G का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे जनरेशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर वर्तमान समय में कौन से जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है तो क्या बताएंगे 5वीं पीढ़ी का, क्या बताएंगे तो
पाँचवीं पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन, क्या बताएंगे तो फिफ्थ जनरेशन का चल रहा है हाई, इस समय चल रहा है कंप्यूटर। और देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन लेकर खूब पूछता है कि ये बताइए सर कि जो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है उसमें क्या प्रयोग हो रहा है, तो क्या बताएंगे हाँ कृत्रिम सॉफ्टवेयर, क्या बताएंगे तो कृत्रिम रूप से, क्या बताएंगे तो कृत्रिम सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा है। सही है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सही है ना, कृत्रिम सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा है। सही है, एकदम बाइक से सब लोग इसको याद रखिएगा सब लोग। सही है। देखिए अब बात है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बनता है कि देखिए किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्या बोला है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो देखिए क्या बताएंगे कि देखिए न्यूक्लियस में आप देखिए क्या बोला है, रासायनिक व्यवहार। ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो रासायनिक व्यवहार होता है ना वो तत्व के क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है। क्या बताएंगे, क्रमांक के ऊपर। तो जो हमारा तत्व का क्रमांक होता है उसे बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही है, तो क्या बताएंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब घुमा दिया है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या बताया, देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या की यदि बात करेगा तो देखिए क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। देखिए ये यदि मान लीजिए कोई तत्व का नाम लिख लीजिए आप लोग, मान लीजिए हीलियम ले लीजिए 2He4। सही है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है। अब देखिए इसका क्रमांक क्या होता है 2, भार क्या होता है 4। देखिए जो 2 होता है ना ये क्रमांक होता है, इसी के आधार पर तत्वों का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। और इसी 2 को क्या बोलते हैं, आपका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, दोनों को बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं। तो आपको दोनों को क्या कहते हैं समग्र रूप से, तो क्या बताएंगे आपका ये परमाणु क्रमांक होता है। दोनों सेम होता है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होती है तो बराबर होती है। लेकिन यदि पूछेगा ना कि न्यूट्रॉनों की संख्या सर कैसे निकालते हैं, तो क्या बताएंगे जो आपका भार होता है ना, भार में से क्रमांकों को घटाते हैं तो उसके बाद क्या आता है तो न्यूट्रॉन आता है। सही है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए जब सबसे पहले बना था आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को कैसे रखा था तो भार के अनुसार क्या रखा था, तो उनके भार के अनुसार रखा था। लेकिन जब दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी, जब उसको किया गया संशोधन, तो तत्वों को क्रमांक के आधार पर रखा गया। क्या बताएंगे तो क्रमांक के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया। सही है ना, क्योंकि क्रमांक के आधार पर क्या होते हैं तो उनके रासायनिक व्यवहार निर्भर करते हैं। सही है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सही है, तो क्या बताएंगे तो ऑप्शन इसका फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। सही है ना सबका। तो देखिए आज की सीरीज क्या हो गई, यहीं पर पूरा समाप्त कर देते हैं। और देखिए प्रयास करते हैं कि देखिए क्लास लाइव नहीं चल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा इस समय पूरे कई जिलों में यूपी के विद्युत विभाग का पूरा हड़ताल चल रहा है, लाइन की समस्या है। जैसी लाइन की समस्या ठीक होती है आप लोग का क्लास आपके टाइम से कंटिन्यू लाइव चलने लगेगा। और देखिए इसीलिए आप लोग को ना वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहे हैं ताकि एकदम सभी लोग ना कंटिन्यू अपना पढ़ाई मतलब जारी रख सकें। और देखिए यदि आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। श्याम.31 एकेडमी के नाम से मेरा है इसमें ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पर, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है, वहाँ से आप लोग को इसका वीडियो या उसका PDF भी सभी का सभी मिल जाएगा। सही है, तो देखिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को दम ला के आप लोग शेयर भी करते हैं सभी लोग। सही है ना, क्लास एकदम टाइम से आप लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा। सही है, थैंक्स सभी को, थैंक्स।